हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं अपनी 11 नंबर की क्लास जो है हमारी। हम फरवरी के क्लास में फैब में जो पेपर हुए थे, फैब 2024 में जो पेपर हुए थे डीएसएसबी के, उनकी मैथ को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हमारी इस वाली सीरीज की 11th क्लास है। तो 11th क्लास में हम डिस्कस करेंगे 15 तारीख को जो पेपर आया था हमारा असिस्टेंट ग्रेड 3, उसकी सेकंड शिफ्ट को। फर्स्ट शिफ्ट के जो मैथ का पार्ट है वो दो पार्ट्स में 20-20 क्वेश्चन करके अपलोड हो चुका है चैनल पे, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। और आप डाउट्स के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके मैथ्स के जो इन पेपर्स के डाउट है उनके हैंड रिटन सॉल्यूशन और क्वेश्चंस मैंने वहां नीचे प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो एक लाइक तो कर ही देना, सब्सक्राइब करना मत करना, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। अगर सेशन अच्छा लगता है तो आप लाइक कर देना। बाकी चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ को। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। बाकी इसका फर्स्ट पार्ट थोड़ा हल्का है और सेकंड पार्ट इसका भी अच्छा है। जैसा पिछली वाली असिस्टेंट ग्रेड 3 हमने देखा था, उसका पहला पार्ट हल्का था और सेकंड पार्ट जो था वो थोड़ा अच्छा था। तो उसी तरीके से ये वाला भी है, तो हम इस वाले को भी इसी तरीके से डील करेंगे। ये वाला हमारा जो है वो जल्दी खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है वो हमारा थोड़ा लंबा चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से बड़ा है। कौन सा अन्य से बड़ा है, इसको हमें निकालना है। तो हमको दिख रहा है ये तो सेम है ही। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ अगर मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो ये आएगा 0.09, ठीक है। ये तो इससे छोटा हो गया। फिर अगर मैं इसको देखूं तो इसका अगर मैं अंडर रूट हटाता हूँ, ये ऐसा अंडर रूट पूरा है, ये अंडर रूट पूरा है, ठीक है। पेपर में ऐसा ही आएगा लेकिन एक्चुअल का मतलब इसका पूरे पे अंडर रूट है। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये आएगा 0.12 आएगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है, तो ये आएगा 0.04। 4 अंक है तो 2 अंक आएंगे बाद में, 4 अंक है तो 2 अंक आएंगे बाद में, 1 अंक है तो स्क्वायर में 2 अंक हो जाएंगे, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है घातांक करने के, सर्व एंड इंडाइसिस के, तो ये आपको पता होने चाहिए। तो मेरे को दिख रहा है ये तो इससे कम है, ये जो 12 वाला है ये इससे ज्यादा है लेकिन फिर भी इससे कम है, ये 4 वाला तो तीनों से ही कम है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0.19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, नीचे दिए गए पाई चार्ट में अलग अलग कारखानों का उत्पादन दर्शाया गया है। इन सभी 5 कारखानों का कुल उत्पादन 4500 है। कुल उत्पादन 4500 है, क्योंकि ये नीचे पाई चार्ट है और परसेंटेज बेस पे है, तो मैं इसे बोल सकता हूँ कि 100% की मेरे को इसने वैल्यू बोल दी कि 4500 है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। किसी विशेष कारखाने का उत्पादन इन 5 कारखानों के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है। प्रतिशत के रूप में यानी कि E17 है, A15 है, B35 है, C25 है, D8 है। तो पूछा गया है फैक्ट्री बी का उत्पादन, पूछा है मेरे से। फैक्ट्री बी का उत्पादन 35% है। अगर 100% की वैल्यू इतनी है तो 35% की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। अभी तक की हो ना जो 10 क्लास हुई है उनमें लगभग एक क्वेश्चन तो ये आया ही है। तो 35% क्या हो जाएगा, 45% की वैल्यू 100, तो 35 की हमें ज्ञात करनी है। तो दो जीरो से दो जीरो कर देता हूँ। 45 और 35 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा लास्ट में जो अंक आएगा वो 5 आएगा, और मेरे को एक ही ऑप्शन में लास्ट में 5 अंक दिख रहा है, तो हम इसे यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। हमारा आंसर आ जाएगा 1575। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हमने ये वाला तरीका भी सीखा है कि हम मल्टीप्लाई को पूरा ना करें और ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दें। तो इसी तरीके से हम काफी क्वेश्चन निपटा सकते हैं, हर पेपर के एक दो क्वेश्चन ऐसे निपट जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ को आते हैं फटाफट, क्योंकि पेपर में कुछ खास था नहीं इस फर्स्ट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्षों में 9790 2 वर्षों में इतनी हो जाती है। यानी कि क्या बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि इसमें प्रिंसिपल प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट है, कितने साल का, 2 साल का। इसमें प्रिंसिपल प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट है, कितने साल का, 3 साल का, ठीक है। 3 साल का या 2 साल का। प्रति वर्ष ब्याज की दर बताओ। मेरे को एक बात बताओ, इसमें जो प्रिंसिपल है वो चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। यानी कि ये तो इसे पैसा मिला ही मिला है, ये तो इसे पैसा मिला ही मिला है, लेकिन इस पैसे के ऊपर जो पैसा मिला है वही मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। यानी कि 2 साल में अगर 8900 रुपए उसके हो गए तो इसी पे ब्याज की रेट लगी होगी।
रेट परसेंट लग के वो हमारा अमाउंट बन गया होगा 3 साल का। यानी कि अगर मैं 8900 की बात करूं तो मेरे को 8900 से कितना हो गया, 9790 हो गया। तो मेरे को पता चला कि ये 890 ही बढ़ गया, 890 बढ़ गया, 890 बढ़ गया। 890 किस पे लगा होगा, 2 साल वाले पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगा होगा, 2 साल वाले अमाउंट पे। 2 साल वाला अमाउंट कितना है, 8900। तो अगर मैं मल्टीप्लाई 100 से कर दूं तो मेरे पास रेट कितनी आ जाएगी, रेट परसेंट मेरे पास आ जाएगी 10%। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ को चलते हैं। बाकी हाँ, इस क्वेश्चन में कुछ और है नहीं। तो मनीष ने एक मित्र से 6000 रुपये उधार लिए, 2.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में कर्ज चुकाना है, तो ऋण बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, P इंटू आर इंटू टी में भी रखेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, मेरे को तो खाली इंटरेस्ट पूछा है इसने, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा मेरा, कितना आएगा, 6000 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई टाइम कितना हो गया, 2 साल, बटे में 100, 2.5। तो अगर मैं इसको यहाँ पे जीरो रख दूं, 3 जीरो से 3 जीरो कट हो जाएंगी, 25 दूनी 50, 50 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 300 रुपये हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पिछली जो 90 नंबर की क्लास थी उसमें भी आया था। तो दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात मेरे को 12:13 दिया हुआ है, उनका गुणनफल मेरे को इतना दिया हुआ है। तो मैंने बोला था हर संख्या में अपने आप में एक मल्टीपल होता है, तब जाके वो संख्या बनेगी। अब दोनों में एक कॉमन मल्टीपल ही होगा, एक्चुअल में तो एचसीएफ होता है, तो मैं इसे 12x और इसे 13x कह सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे को बोला कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो 2496 है। मैंने दो संख्या 12x और 13x मान ली, तो ये 12x मल्टीप्लाई में 13x इज इक्वल टू 2496। अगर मैं यहाँ से इनको कट डाउन करूं तो 12 दूनी 24 और नहीं चलेगी माननी जीरो, 12 अट्ठे 96। 13 से इसको काटू तो 13 कम 13, 13 छिंग 78, और इस x और इस x की मल्टीप्लाई होके हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर में 16 के, तो x बराबर में कितने के, 4 के। x जब मेरा 4 के बराबर आ गया तो मेरे से सबसे बड़ी संख्या पूछी है, यानी कि मेरे से 13x की वैल्यू पूछी है। 13 का तो 13 ही रहेगा, लेकिन x की जगह वैल्यू हम क्या डाल देंगे, 4 डाल देंगे। 13 चौका 52 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 10% वार्षिक 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 6800 है, तो उसी समय पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इसका सिंपल सा तरीका जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको पता होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज पता होगी। तो इसका मैं सेकंड मेथड आपको कराता हूँ, कैसे हम डील कर सकते हैं। मेरे को पता है कि 2 साल का साधारण ब्याज है, यानी कि इसे 3400 रुपये पहले साल मिला होगा और 3400 रुपये दूसरे साल मिला होगा। अब लेकिन मेरे को चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है, तो फर्स्ट ईयर में तो चक्रवृद्धि ब्याज में भी उतना ही ब्याज मिलेगा जितना सिंपल इंटरेस्ट मिला है। पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, लेकिन सेकंड साल में क्या होता है, सेकंड साल में तो सिंपल इंटरेस्ट वही रहेगा जो पहले साल मिला। लेकिन अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो पहले साल तो वो उतना ही रहेगा जितना उसे पहले साल ऐसा ही मिला, लेकिन अगले साल क्या होगा, उसे उतना तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में इस 3400 का और मिलेगा 10%। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 3400 रुपये और मिल जाएंगे, जो 20 से 20, सॉरी 340 रुपये से और मिल जाएंगे, 340। मैंने जीरो ज्यादा काट दी वहां पे, इसको नहीं काटना था। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में 10, तो मेरे को 340 रुपये प्लस में और मिल जाएंगे, यानी कि 334, ये 340, ये यानी कि 3840 रुपये मेरे को सेकेंड ईयर पे मिलेंगे। और पहले ईयर पे कितने मिले, 3400। तो मैं यहां से इसको प्लस करके बोल सकता हूँ कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3400 और जीरो, 4, 8 और 4 12 का 2। हाँ, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक सेकेंड।
3 ये 7 आएगा, सॉरी 7 जो 340 प्लस हुए ना 3740, तो इसको मैं प्लस करूंगा तो 0 4 1 और 7 7,140 मेरा यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा, जो कि मेरा आंसर होगा। बाकी आपको बेसिक्स आते, आप बेसिक से आप इसे खुद भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ऐसे बाइफरकेट करोगे तो आपका टाइम बचेगा। सीधा आपको 3400 का 10% और निकालना, उसको 6800 में प्लस कर देना। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्चुअल में तो ये क्वेश्चन पूरा नहीं है। अगर मेरे पास दो वेरिएबल है तो मेरे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए इसे निकालने के लिए, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है और इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर भी होता है, वो मार्क फॉर रिव्यू नहीं हो पाता। मतलब इसका जो आंसर है वो निकलेगा ही निकलेगा। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, मैं इसको बोल सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। मैंने आपको पिछली छठी या आठवीं क्लास में बताया भी था। इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी में, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी में। इसकी वैल्यू मेरे को 48 दी। अब इसके मेरे को दो टुकड़े करने हैं। अब इसके मेरे को दो टुकड़े करने हैं, तो मेरे को मिल गया 8 और 6। क्योंकि मैं 64 और 36 को अगर माइनस करूंगा तो मेरा 48 आएगा। मेरे को ऐसे ही टुकड़े करने हैं जिसका जो आंसर है वो 48 आ जाए, 48 आ जाए। नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा है। तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, 36 40 4 24 और 4 28। क्या 48 बनना है? मेरे को तो नहीं लग रहा बनना है। 8 8 64 और 6 6 36, नहीं बनना। 40 का 4 बच गया, 24 ये बच गया, 28 बन रहा है, नहीं बन पाएगा। 8 6 48, 8 5 40, 8 6 48। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। वैसे भी लैंग्वेज से भी रॉन्ग था, वैसे भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। वैसे भी रॉन्ग था और लैंग्वेज के हिसाब से वैसे भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। या फिर नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, मैं खुद ही लिख के भूल गया, खुद ही लिख के भूल गया। क्या बेवकूफ आदमी है। एक सेकंड में दोबारा से लिख देता हूँ। कुछ लिख के कुछ याद रह गया, हाँ ठीक है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा, 48 वैल्यू होगी। तो मैं यहां से बोल सकता हूँ कि इसके फैक्टर्स मेरे को निकालने पड़ेंगे, ठीक है। मैं निकालता हूँ कि पहले तो एक फैक्टर होगा मेरा 2 इंटू 24, ये हो सकता है। या फिर 4 इंटू 12, 12 चौक 48। या फिर 8 इंटू 6, ठीक है। 8 इंटू 6, तो ये फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू है तो 2 हो सकती है, और इसकी मतलब इसकी 24 हो सकती है, इसकी 2 हो सकती है। इसकी वैल्यू या तो 12 हो सकती है और इसकी 4 हो सकती है, या फिर इसकी वैल्यू 8 हो सकती है, इसकी वैल्यू 6 हो सकती है। अब मेरे को ये सब में रख के देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं 24 लेता हूं तो मेरे को पता है कि मेरे को संख्याओं का जोड़ और घटाव पता है, तो मैं यहाँ से ए और बी निकाल सकता हूँ। ए और बी निकाल सकता हूँ, 24 और 2 26/2, यानी कि 13। और बी निकाल सकता हूं, तो बी की वैल्यू 24 माइनस 2, यानी कि 22/2, 11। 13 13 169। पहली बात तो ये ऑप्शन में ही नहीं बनेगा, 13 13 तो इसमें है ही नहीं ए की वैल्यू। तो मैं सेकंड वाले से देखता हूँ, 12 और 4 वाले से, 12 और 4 16/2, यानी कि 8। क्या मेरी वैल्यू है? हाँ है। अगर मैं बी की बात करूं तो 12 में से 4 गए तो 8/2, यानी कि 4। 8 8 64 और 4 चौक 16, ये मेरा अंतर जो है 48 बना के दे देगा, तो मेरा यही वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन तो ये वैल्यूज निकाल के आपको रख के ही देखनी पड़ेगी।
इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं होता। अगर आपको दो वैल्यूज की वैल्यू निकालनी है इंडिविजुअल की, तो आपको दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। अगर आपके पास दो वेरिएबल है तो आपको दो इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए। तो एक्चुअल में ये कॉन्सेप्चुअल तो क्वेश्चन गलत है, लेकिन ये इस टाइप का आ ही जाता है। तो मेरे हिसाब से आप 8 लगा के आओ। लेकिन ये जब आपका वो चैलेंज डलते हैं ना, तो ये उसमें काउंट हो जाता है, कटिंग में काउंट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ को चलते हैं। 460 का 80% 5600 के 56% के बराबर है। अगर आपने पहले क्लासेस देखी है तो ये पीजीटी में भी सेम क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो मैंने क्या बोला था, इंडिविजुअल अलग अलग निकाल लेते हैं। तो मैं 460 का 80% निकाल लेता हूँ पहले। मैंने यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काटी, तो 8 छिंग 48 का 8, कितना 4 हासिल, 8 चौक 32 और 4 36, 368 मिल गया। 5600 का 56% निकाल लेता हूँ। 5600 का 56% कितना हो गया, 56 मल्टीप्लाई 56, ये कितना आएगा हमारा, ये आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 56, 56 छचिंग 36, 3 30 60, 33 का 3 3 हासिल, 55 25 और 3 25 और 3 28, नहीं सॉरी, छचिंग 36 का 6 3 हासिल, 6 पंजे 30 30 60 3 63 6 हासिल, 55 25 और 6 31। ठीक है, 31 36 और यहाँ पे प्लस का निशान है बीच में, तो अब दोनों को प्लस कर देते हैं। 31 36, तो 31 36 प्लस में 368, ये हमारा आ गया, लास्ट में अंक आ गया 4। ऑप्शन नंबर 3 3504 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। इकाई के अंक को देख के, पॉइंट वाले तो आएंगे ही नहीं, पॉइंट वाले तो वैसे ही कट गए, और इकाई का अंक 4 एक में ही है, इस वाले में है नहीं। हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे क्या कर रहा है, टाइप ए के चावल की कीमत 18 रुपए प्रति किलोग्राम है। टाइप 2 के चावल की कीमत 24 रुपए प्रति किलोग्राम है। दोनों को 3:4 में मिलाया जाता है। ठीक है, डरना नहीं है इसको देख के। तो मिश्रित किस्म की के चावल का प्रति किलोग्राम लागत मूल्य क्या होगा। मेरे को एक बात बताओ, 18 रुपए का ये चावल है, 24 रुपए का ये चावल है, 3:4 में मिलाया गया। मैं मान लेता हूँ 3 किलोग्राम ये ले लिया, 4 किलोग्राम ये ले लिया। अगर मैं इन्हें केजी ही मान लूं तो मैं बोलूंगा 18 दिए 54, यानी कि 54 रुपए का ये वाला चावल ले लिया। और 24 दिया, 24 चौका कितना हो गया, 4 चौक 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 96 रुपए का ये ले लिया, 96 रुपए का ये ले लिया। तो उसने टोटल कितने रुपए का ले लिया, उसने टोटल 150 रुपीज का चावल खरीद लिया। कितने किलोग्राम चावल, मैंने मान लिया था 18 वाला 3 किलो और 24 वाला 4 किलो, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, टोटल क्वांटिटी 7, टोटल क्वांटिटी 7, और टोटल प्राइस कितना हो गया, प्राइस की बात करूं तो 150। तो प्रति किलोग्राम लागत कैसे निकालेंगे, प्रति किलोग्राम लागत पर केजी की लागत हम निकालेंगे टोटल प्राइस यानी कि 150 अपॉन में 7 करके। 7 से मैं से डिवाइड करूंगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कितना बच गया, मेरा बच गया 10, 7 एकम 7 3 बच गया। 21 का एक ही ऑप्शन है, यहीं से खत्म होता है, तो फिर भी मैं आगे कर लेता हूँ। 7 एकम 7 कितना बच गया 3, 7 चौक 28 बच गया 2, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, या फिर 7 दूनी पे जाएगी और अप्रोक्स में वो 21.43 आगे गई हो जाएगा। इससे ज्यादा मुझे निकालने की भी इसमें जरूरत नहीं लगती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, 5 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 42 किलोग्राम का एक बंदा जाता है और एक नया बंदा आता है। नया बंदा आता है और जो औसत वजन है वो बढ़ जाता है, यानी कि नया बंदा प्लस का आया होगा। प्लस का आया होगा, कितना प्लस का आया होगा भाई, मैं इसको नॉर्मल तरीके से भी करा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको वो तरीके दे रहा हूँ जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो अगर 5 बंदों पे 2.5 किलोग्राम वजन घटा बढ़ा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि टोटल पे 12.5 किलोग्राम वजन बढ़ा। कब बढ़ा, जब 42 का बंदा आया और नया बंदा, 42 का बंदा गया और नया बंदा आ गया, तो नया बंदा 42 किलोग्राम से 12.5 किलोग्राम अधिक का आया होगा। इसको 0.5, ये 4 और ये 5,
54.5 kg का नया बंदा रहा होगा। आप इसको यहाँ पे 54.5 यहाँ पे आंसर मार्क कर सकते हैं सिंगल लाइन में, ठीक है। ज्यादा इसमें करने की जरूरत है नहीं, और अगर आपको लगता है कुछ और हो सकता है तो आप कर लीजिए, मेरे को तो यही अच्छा तरीका लगता है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एक महिला का वेतन पहले 24% कम कर दिया गया, पुनः घटी हुई मजदूरी में 24% की वृद्धि कर दी गई, प्रतिशत के रूप में उसकी हानि ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है इसको हमें इस फॉर्मूले से करना है, तो मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, प्लस माइनस a मल्टीप्लाई b बाई 100, जिसके साथ जो चिन्ह है वो लगाना है और आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो ये आपका होमवर्क हो गया। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नीचे एक कमेंट कर देना कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा पीजीटी में आया था। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा पीजीटी में आया था, हमने इसको भी करा था। तो मैं सीधा कर देता हूँ। नो को दो अलग अलग सकारात्मक गैर शून्य पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। नो को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ, भाई नो है मेरा तो 1 और 8 को लिख सकता हूँ। दूसरा मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 प्लस में 7 लिख सकता हूँ। तीसरा मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 प्लस में 6 लिख सकता हूँ। चौथा मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 प्लस में 5 लिख सकता हूँ। तो 1 2 3 4 तरीके हो गए, क्योंकि इसके बाद रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 4 तरीके से हम नो को लिख सकते हैं। या फिर मैंने इसका एक और तरीका आपको बताया था, जो भी नंबर हो उसको 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया 4.5। तो इसको 4 तरीके होंगे। जैसे कि अगर मैं 10 को डिवाइड करूंगा 2 से, तो इसके प्रॉपर 5 तरीके होंगे। अगर मैं 11 को लिखना चाहता हूँ इसी तरीके से, तो मैं 11 को 2 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे 5.5 यानी कि 5 तरीके प्रॉपर आ जाएंगे, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं 264 को लिखना चाहता हूँ, तो मेरा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी कि 132 ऐसे तरीके होंगे जिसमें 2 अलग अलग सकारात्मक शून्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है इसको, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ को चलते हैं। सरलीकरण का क्वेश्चन है। 420 मल्टीप्लाई में 60 माइनस 720 प्लस 1800। तो यहाँ पे कोई भाग भाग का चिन्ह तो है नहीं, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ कि ये 180 होगा, 1080 होगा। 420 की अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को 2 जीरो ये मिल जाएंगी। 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, 24 200 प्लस में 1080, और इसके डिवाइड में हमको दिया हुआ है 10। तो मैं इसको जोड़ लेता हूं, तो मेरा कितना आएगा, 1 0 8 2 4 2 और बटे में आ जाएगा हमारा 10। ये 10 हमारा बटे में आ गया। 1 0 से 1 0 कट हो जाएगी, तो मेरा रुक जाओ, 6 चौक 24 और 2 26, ये 26 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा 2628 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किसी संख्या में 140 घटा दिया जाता है तो संख्या का 30% रह जाता है। 30% रह जाता है, संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर 30% रह गई यानी कि उसमें 70% माइनस करा गया होगा। 70% माइनस करा गया, उसी 70 की वैल्यू मेरे को बोली है कि 140 है, और मेरे से 42% की पूछी है। 42% क्या होगा, तो मेरे को पता है कि 140 जो है वो 70% के बराबर है। तो 42% क्या होगा, परसेंट से परसेंट कट आउट हो जाएगी। तो ये 7 दूनी 14 यानी कि 42 दूनी 84 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को ना आ रहा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। नव्या ने काव्या को 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए 8,000 रुपए उधार दिए। 3 वर्षों बाद नव्या को मिलने वाली राशि की बात कर रहा है। राशि कितनी होगी, भाई राशि कितनी होगी मैं निकाल सकता हूँ। मैंने आपको 3 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया था, 3a स्क्वायर और a की क्यूब। प्रत्येक के लिए 2 स्थान, सिर्फ इसके लिए भी 2 स्थान, बाकी बचा हुआ सब ट्रांसफर होता चला जाएगा अगले पे। जैसे कि यहाँ पे 3 है, तो 3 की क्यूब कितना होता है, 3 3 होती है 27, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 3 3 9 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 27। यहाँ पे पॉइंट 3 3 9,
यानी कि मेरे को ब्याज कितना मिलेगा, 9.2727 मेरे को यहाँ पे ब्याज मिलेगा। मैं 2727 को एक काम करता हूँ, मैं 3 अंकों तक यहाँ तक ले लेता हूँ, यहाँ तक लूंगा तो मेरे को ये 3 मिल जाएगा, 9.273 मेरे को ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो 8,000 रुपये पर मेरे को 9.273 ब्याज के रूप में मिले, तो मेरे को एक्चुअल में कितने मिल गए, मेरे को एक्चुअल में मल्टीप्लाई में 1,000 और एक जीरो से ये एक जीरो कट हो गई। ठीक है, तो 8 × 24 का 4, 2 हासिल, 8 × 7 = 56 और 2 = 58, 5 हासिल, 8 × 2 = 16 और 5 = 21 का 1, 2 हासिल, 9 × 72 और 2 = 74 और 2 अंकों बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 741 रुपये 84 पैसे मेरे को यहाँ पे ब्याज के रूप में मिल गए। अब मेरे से राशि पूछी थी, तो राशि कितनी हो जाएगी, राशि हमारी हो जाएगी प्रिंसिपल यानी कि 8,000 प्लस में 741.84 यानी कि ये हो गया हमारा 8741.84 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है हमारा लगभग लगभग ऑप्शन नंबर 1, जो हमारा लगभग लगभग ऑप्शन नंबर 1 है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। 4 क्रमांक सम संख्याओं का योग 964 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ये एवरेज का क्वेश्चन है, मैंने दो तीन बार हमारे सामने आ चुका है, तो मैं इसको होमवर्क में दे देता हूँ, फालतू में आप लोगों का टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, पोज करके कर सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे दी गई तालिका 3 अलग अलग बीमा पॉलिसियों में नेहा और स्नेहा के निवेश को दर्शाती है। LIC, NPS और ELSS। ठीक है, तीन योजनाएं, ये पैसे स्नेहा ने डाले, ये पैसे नेहा ने डाले। क्वेश्चन ने क्या पूछा, ELSS और NPS में स्नेहा, ELSS और NPS में स्नेहा का निवेश कितना कितना है, ये दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, और LIC में नेहा का निवेश, सिर्फ LIC में नेहा का निवेश कितना, इतना है। निवेश से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, तो मेरे को दिख रहा है कि जो ELSS है और NPS है, इसका तो टोटल योग कितना आ गया, इसका तो टोटल योग 0 0 5 5 4 4 5 5 0 0, और जो LIC में नेहा का निवेश है ये है 20,000। ठीक है, 20,000 है। तो क्वेश्चन ने जो पूछा है और जो क्वेश्चन दिया है मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। ELIC और NPS में स्नेहा का निवेश है, NPS भी है, सॉरी NPS भी है, NPS ये यहाँ पे खत्म है, ये क्वेश्चन के पढ़ने में गड़बड़ ना। NPS भी है, NPS यानी कि 14,500 प्लस में 14,500 यानी कि ये हो गया 34500 से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कितना अधिक है, ये अधिक है 0 0 0 और 5 और 4 0 0 0 और 5 में से 4 गए तो 1 और 3 में से 1 गए तो 1। ठीक है, इतना कम है। किससे तुलना करवा रहा है, नेहा से तुलना करवा रहा है, यानी कि इससे तुलना करवा रहा है, यानी कि 11,000 जो है 34,500 का कितना प्रतिशत है। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 5 से 5 छिंग 30 और 5 नीम 45, 5 दूनी 10, ये कितना आ गया 2200 अपॉन में 69। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 6 दूनी 12, 36 18 3, 36 18 और 9 27, यानी कि हो गया 197। तो यहाँ बच गया 230, तो 36 18 6 चौक 24 आएगा, तो फिर 33 के आसपास आएगा। 33 के आसपास तो कोई ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा है, तो एक सेकंड में दोबारा देख लेता हूँ।
LIC और NPS में स्नेहा का निवेश NIC, NPS और LIC में नेहा के निवेश से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? ठीक है, 34,500 की बात कर रहा है। एक बार इसको और देख लेते हैं, क्या पता है हिंदी इंग्लिश में गड़बड़ हो सकता है कभी कभी ना हिंदी इंग्लिश में थोड़ी सी लैंग्वेज में गड़बड़ आती है, बैरियर आ जाता है। तो क्योंकि डिजाइन जो होते हैं क्वेश्चन वो इंग्लिश के उससे होते हैं, तो हम एक बार मान लेते हैं कि ये जो तुलना कर रहा है ये एक्चुअल में स्नेहा के अमाउंट से कर रहा है, स्नेहा के अमाउंट से कर रहा है। स्नेहा का अमाउंट कितना है? 4,5,5,0,0, 11,000, 4,5,5,0,0 का कितना प्रतिशत है? 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 निम 45, 5 एकम 5, तो ये हो गया हमारा 2200 अपॉन में 91, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, नहीं ये इसी से काउंट करवा रहा था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? कहीं छोटी मोटी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है, बाकी मेरे को तो नहीं लग रहा होती है मेरे को एक्चुअल में नहीं लग रहा कि कोई गड़बड़ है। 0,0,5,4,4, 5,5,4, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो गया 31, जो कि हमारे हिसाब से लगभग आ रहा था 33% के आसपास। ठीक है, कोई बात नहीं, ऑब्जेक्शन का क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन तो इनका हक बनता है, DSS भी देता ही है गड़बड़। एक शिक्षक, 18 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक शिक्षक गणित प्रश्नोत्तरी में 5 छात्रों के अंक दर्ज करता है। अंक कुछ इस प्रकार हैं कि 82, 96, 70, 78, 92। औसत हमसे पूछा है, कुछ नहीं करना है, इन सबका टोटल कर लेना है, इन सबका टोटल करके 5 से डिवाइड कर लेना है। तो ये भी आपका होमवर्क हो गया, ये भी आप खुद ही करिए। और अगले क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए का 34% और बी का 45% का औसत ए और बी के अंतर के 3/5 के बराबर है। मेरे को कहा उसने ए का 35%, परसेंट को हटाने के लिए मैं नीचे 100 लिख लेता हूं, प्लस में बी का 45% यानी कि 45/100 हो गया, का भी औसत बटे 2 हो गया, ए और बी के, ए प्लस बी के 3/5 भाग के बराबर है। इक्वेशन मिल गई, मैं सोल्व कर लेता हूँ। प्लस का निशान है, नीचे 100 है तो एलसीएम 100 ही आ जाएगा, तो सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। तो 35a प्लस बे 45b बटे में 2 मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई 3/5 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर 5 से इसको काटूंगा तो 20 बार, तो ये 40 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे को ऊपर लेके चले जाते हैं बस, और कुछ नहीं है। तो 35a प्लस में 45 ऑफ b इज इक्वल टू 40 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, 4 तिया 12, तो ये 120a प्लस में 120 b के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 120a नहीं, ये सॉरी अंतर के बराबर था, प्लस नहीं है माइनस है। ठीक है, ये प्लस नहीं है ये माइनस है, तो मैं सब जगह माइनस टिका देता हूं जरा एक बार, एक ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस में 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 हो जाएगा तो माइनस का 120 इधर चला जाएगा और 35 का इधर आ जाएगा, तो 120a माइनस में 35a इज इक्वल टू 45b प्लस में 120b। तो ये कितना आ गया हमारा? ये आ गया हमारा 20 खत्म 15 खत्म, यानी कि 85 ऑफ ए इज इक्वल टू 165 ऑफ बी। ठीक है, तो मैं यहाँ से 5 से अगर इसको काट लेता हूँ तो 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो मेरे को यहाँ पे ए और बी का रेशो पता चल गया कि बी की वैल्यू 17 है और ए की वैल्यू 33 है। ए की वैल्यू 33, बी की वैल्यू 17, तो मेरे से क्या पूछा है? ए के प्रतिशत के रूप में बी ज्ञात कीजिए। भाई बी जो है वो 17 है, ए के प्रतिशत में कितना है? तो ये आ गया हमारा 1700 बटे 33, तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, यानी कि ये हमारा हो गया 165, तो 5 बच गया, 5 बच गया तो 51 आएगा।
50 है, तो 51 समथिंग आएगा हमारा आंसर। तो 52 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके नजदीक तो कोई है नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये 51 के बिल्कुल भी नजदीक नहीं है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है, या फिर इनके सॉल्यूशन आंसर में भी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 33 पंजे, 5 दिया 15 और 5 दिया 15, 150 और 15 165, 50 बच गया। ठीक तो है, 51। हाँ, थोड़ी सी गड़बड़ है कुछ, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो चलता है, ये तो बहुत दूर दूर ऑप्शन है, तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से निम्नलिखित तालिका में से का अध्ययन करो। फिर उसने क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या बोला है? क्वेश्चन में उसने बोला है सभी स्कूलों में बैडमिंटन खेलने वाले, बैडमिंटन ये वाली तालिका, और की छात्रों की कुल संख्या की बात कर रहा है। सभी स्कूलों में क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या के बीच अंतर क्या है? बस जोड़ना है, जोड़ लेते हैं, क्रिकेट वाली जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5, 0 ही आएगा। 1 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16, 16 और 2 17, एक सेकेंड, 8 और 1 9, 9 और 6 15 और 1 16, और 16 और 2 18 का 8, एक हासिल, 2 और 1 3 4 5 6 7 8। तो क्रिकेट के 880 लोग आ गए। बैडमिंटन के भी देख लेते हैं ऐसी, 0 की 0 ही आएगी, सब में इकाई का अंक 0 है। तो 2 8 और 2 10 और 7 17, 17 और 1 18 का 8 लगा, एक हासिल, 1 2 और 1 3 4 5 5 और 3 8 और 1 9, 980। इन दोनों के बीच में अंतर की बात कर रहा है, तो मेरे को यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है बिना पेन उठाए कि इनका अंतर 100 है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो 15 तारीख की शिफ्ट 2 है उसका सेकंड पार्ट खत्म हो चुका है। इसके बाद हम मिलेंगे थर्ड पार्ट में। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ज्यादा अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।